मुझे पता है आप सब इंतजार कर रहे थे और इस देरी के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मैंने अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी है। पर अब इंतजार खत्म हुआ। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तुरंत चाहिए तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आज का लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ 10 लाइक्स। दिखा दो कि आप मेरे साथ खड़े हो। कर दिखाओ। घटनाएं सियोल के नाइट सिटी से शुरू होती हैं। सुनियोंग कंपनी का सियोल में सबसे ऊंचे मुख्यालयों में से एक था। कंपनी की वार्षिक बिक्री लगभग 3001 ट्रिलियन वॉन थी और केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 302 ट्रिलियन वॉन था। ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, हेवी और केमिकल इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन, फैशन, प्रोडक्ट्स, इन सभी इंडस्ट्रीज में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने सबसे ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए थे। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की सबसे बेहतरीन कंपनी जो सचमुच हर इंडस्ट्री में घुस चुकी थी। उन्हें स्टेज पर कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में भी पहचाना गया था। एमसी एक ग्रामीण इलाके से था और उसने एक लोकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। लेकिन जब उसे सुनयोंग में एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन मिला तो गांव वालों ने पेड़ों पर बधाई के पोस्टर टांग दिए। पिता ने रिलेटिव्स को एक छोटी सी पार्टी के लिए बुलाया। सब लोग मजे कर रहे थे। उसे लगातार शराब पिलाई जा रही थी और जब उसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेडक्वार्टर्स में भेजा गया तो उसे लगा जैसे खुशी से उसका दिल फट जाएगा। जल्द ही वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेडक्वार्टर्स के साइन वाले दरवाजे के पास खड़ा था। लेकिन वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट का क्लीनर था। यही वे लोग थे जो कंपनी को नापसंद लोगों को पीटते और मार देते थे। जब वे ये सब करते थे उनका लीडर किनारे बैठकर देखता रहता था। एमसी ऐसा आदमी था जो एक उबाऊ और स्वाभाविक रूप से भयानक काम करता था। बॉस को सिगरेट पीते हुए देखते हुए यंग ह्योन ने महसूस किया कि यही उसकी जगह है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रात में इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, ढेर सारे बिजनेस प्लान्स देखे, धैर्यपूर्वक उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। फिर किसी समय सुनयोंग फैमिली के सभी एरिस्टोक्रेट्स यंग योंग नाम को पहचानने लगे और जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता वे उसी को ढूंढते। जब बड़े और छोटे इंसिडेंट से निपटना होता और निश्चित रूप से इल्लीगल केसेस से भी, वे हमेशा एमसी के पास आते। 13 साल बाद एमसी कहीं ज्यादा गंभीर हो गया था। उस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की छिपी सच्चाई उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। घटनाएं हमें एयरपोर्ट ले जाती हैं जहां से प्लेन अभी अभी उड़ान भर चुका है। यंग ह्योन व्हील्स वाले सूटकेस को घसीटते हुए एयरपोर्ट में चल रहा था। वो शांति से एयरपोर्ट में चल रहा था जहां उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। यंग ह्योन वही था जिसके अकाउंट में सुनयोंग सुरक्षित रूप से $700 मिलियन जमा कर सकता था। जैसे अभी एमसी एयरपोर्ट के एग्जिट की ओर बढ़ा। तेज धूप ने आसमान को रोशन कर दिया। यंग ह्योन ने हाथ से आंखों पर छाया की। वो भौहें सिकोड़ते हुए अनप्लेजेंट मेमोरीज को याद करने लगा। हाल ही में वो अपने बॉस के सामने खड़ा था और उससे पूछ रहा था कि वो इतनी आसानी से उसके अकाउंट में इतनी रकम कैसे जमा कर सकता है। बॉस ने सिर घुमाया और उसे चुपचाप देखा, लेकिन एक पल बाद उसके होंठ मुस्कान में फैल गए। एमसी को देखना बंद करते हुए उसने कहा कि वो अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन वो एक एक्सेप्शन था, अकेला इंसान जिस पर वो अपने पैसे के लिए भरोसा कर सकता था। उस पल यंग ह्योन की आंखें हैरानी और शौक से फैल गईं। घटना वर्तमान में लौट आई। यंग ह्योन मुस्कुराया और अतीत को याद करते हुए आंखें बंद कर लीं। उसने इनर पॉकेट से सनग्लासेस निकाले। चश्मा ठीक करते हुए एमसी ने सोचा कि सुनयोंग फैमिली का भरोसा पाने के बाद अब उसकी जिंदगी शुरू हुई है। अचानक 2 आदमियों ने उसे पुकारा और उसकी ओर बढ़ने लगे। काले सूट्स में 2 आदमी एमसी के पास आए और बोले कि उसके लिए ये आसान नहीं है क्योंकि रास्ता लंबा है। ग्लासेस के पीछे छुपी यंग ह्योन की आंखें सेक्रेटेरिएट के लोगों को देखकर शौक से फैल गईं। चश्मा उतारते हुए उसने पूछा कि वे यहां क्या कर रहे हैं। ब्राउन हेयर वाले आदमी ने जवाब दिया कि प्रेसिडेंट ने उन्हें उसकी मदद करने का आदेश दिया है। यंग ह्योन ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। उसका यहां आना तो सीक्रेट होना चाहिए था। अचानक एमसी डर से सिहर उठा। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। यंग ह्योन ने पीछे उसकी पीठ पर गन पकड़े आदमी को देखकर डर महसूस किया। ब्राउन हेयर्ड आदमी ने उसे पुकारा और उनके साथ चलने को कहा। एमसी ने दांत भींच लिए और गुस्सा हो गया, ये समझते हुए कि वे क्या करना चाहते हैं। वे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जब कार जंगल की सड़क पर चल रही थी, यंग ह्योन को पछतावा हुआ कि सुनयोंग कंपनी के लिए 13 साल काम किया, उनका पूरा भरोसा जीता और उनके प्रति पूरी तरह वफादार रहा। ड्राइवर ने सड़क को देखते हुए भौहें सिकोड़ ली। उसका साथी मुट्ठी ठुड्डी पर रखे हुए आसपास को सोच समझकर देख रहा था। यंग ह्योन ने दांत भींच लिए और कंपनी के इस कदम पर गुस्सा किया।
उसने बगल में बैठे आदमी को देखा और सोचा। एक पल बाद उसने उससे कहा कि वो प्रेसिडेंट को कॉल करे और उसे बात करने का मौका दे, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि सपने देखना बंद करे। आंखें मिचकाते हुए वो आदमी मजाक उड़ाने ही वाला था, लेकिन बीच में रोक दिया गया। यंग ह्योन ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा कि कॉल करके बता दे कि उन्होंने सब कुछ कर दिया है जो उनसे कहा गया था, और वो चुपचाप साउथ अमेरिका या ईस्टर्न यूरोप में छिप जाएगा और मरने तक कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन ड्राइवर ने उसे टोक दिया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और भौहें सिकोड़ते हुए उसे उसकी पत्नी और माता पिता की याद दिलाई, जिनके बारे में उसे सोचना चाहिए था। एमसी का मुंह अपने आप खुल गया। वो पूरी तरह डर में डूब गया। उसने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए अपने माता पिता को याद किया। बगल में बैठे आदमी ने उसके हाथ की ओर देखते हुए यंग ह्योन को चौंका दिया, ये कहकर कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो अपने परिवार की चिंता ना करे। उसके माता पिता को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और उसकी पत्नी को अमेरिका भेज दिया जाएगा। वहां उसके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया जाएगा और वो बिना किसी समस्या के रह सकेगी। एमसी के होंठ कांपने लगे। वो समझ गया कि आदमी ने कही हर बात एक पूरी तरह से झूठ थी। उसे खत्म करने और सब कुछ छुपाने के बाद वे उसके परिवार को कोई प्रिविलेज नहीं देंगे। उसने जोर से मुट्ठी भींच ली, ये समझते हुए कि वे सेवरेंस पे तक नहीं देंगे। उसकी मुट्ठियां कांपने लगीं और सिर झुक गया। यंग ह्योन बहुत अच्छी तरह जानता था कि कंपनी कॉम्पेंसेशन के लिए प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन के साथ क्लेम दाखिल करेगी। आखिर में एक पैसा भी नहीं बचेगा। कार चलती रही, हाल की चीख पुकार पर ध्यान दिए बिना। कार की हेडलाइट्स जंगल की सड़क को रोशन कर रही थी। ड्राइवर ने जंगल के बीच एक छोटी सी क्लियरिंग में कार रोक दी। एमसी कार से बाहर निकला। वो क्लियरिंग के किनारे चला गया और सामने के लैंडस्केप को देखने लगा, जबकि दोनों आदमी भी कार से उतर गए। यंग ह्योन ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए उस लेक को देखा, जिसका नाम भी वो नहीं जानता था। यही लेक उसकी कब्र बनने वाली थी। घबराकर यंग ह्योन ने सिर घुमाया और अपने आखिरी शब्द कहने ही वाला था, लेकिन वो अचानक चुप हो गया जब उसने एक आदमी को उस पर गन ताने हुए देखा। उस आदमी की आंखें दहशत से फैल गईं। गनशॉट की आवाज से डरकर एक पक्षी अचानक हवा में उड़ गया। उसी पल एक अजीब सी एनर्जी की रेखा ने एमसी की आत्मा को कार में बैठे एक छोटे बच्चे में पहुंचा दिया। एमसी की आंखें दहशत से फैल गईं। डरा हुआ बच्चा सीट बेल्ट लगाए कार में बैठा था। एमसी ने यह सपना फिर से देखा। 3 महीने बीत चुके थे जब से वो इस शरीर में खुद को पाया था, लेकिन पिछली जिंदगी का सपना उसे छोड़ नहीं रहा था। मां ने सिर घुमाकर अपने बेटे को देखा और पूछा कि क्या वो ठीक है। दाजुन पसीने से तर बिना कुछ कहे अपनी मां को देखने लगा। जब मां ने अपने बेटे को प्यार से मुस्कुराकर देखा, वो एक एक्ट्रेस थी जो सिर्फ एक फिल्म से फेमस हुई थी, और इस कार का ड्राइवर उसका पिता था। वही आदमी था जिसकी कोर्टशिप उसकी मां ने स्वीकार की थी। वो पहले उसका फैन था, लेकिन उसने अपना करियर छोड़कर उसके साथ फैमिली शुरू की। एमसी को थोड़ा सा शर्म महसूस हुआ जब बगल में बैठा भाई फोन पर खेलते हुए उसे टोकते हुए बोला कि वो तो बस सो रहा था, और फिर अचानक उछल पड़ा। मॉम ने चिंता से अपने बेटे से पूछा कि क्या उसे कोई नाइटमेयर आया था। दाजुन ने हाथ उठाकर कहा कि वो बस थोड़ा सा चौंक गया था और उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मॉम हल्की सी मुस्कान से बोली कि दाजुन हाल ही में इतना अचानक बड़ा हो गया है कि वो थोड़ी उलझन में है। एमसी ने नजरें फेर लीं और घबराहट भरी मुस्कान दी। वो उसे समझ सकता था। बगल की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि ना सिर्फ उसकी नई मां बल्कि वो खुद भी बहुत उलझन में था। खिड़की से बाहर देखते हुए एमसी ने सोचा कि आज ठीक उसकी मौत से 30 साल पहले का दिन है। 3 महीने बीत चुके थे जब से वो योंग चियाल के सबसे छोटे पोते दाजुन के रूप में जागा था, जिसके बारे में उसने कई लेजेंड सुनी थीं। ये याद करते हुए कि उसे कैसे गोली मारी गई थी, एमसी, जो मोल्डोवा के एक सुनसान झील किनारे उसे मरवाने का आदेश देने वाले परिवार के 10 साल के पोते के शरीर में आ गया था, ये समझ नहीं पा रहा था कि वो दाजुन के शरीर में वापस जिंदगी में क्यों लौटा। अपने माता पिता को देखते हुए सामने बैठा दाजुन याद करने लगा कि अतीत में जब वो सिन योंग के लिए काम करता था तो वो कभी भी इस परिवार के सदस्यों से नहीं मिला था, क्योंकि उस समय उन्हें कंपनी के मामलों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। उसने अपने माता पिता को एक दूसरे की ओर देखते हुए देखा और आंखें सिकोड़ लीं। उसे याद आया कि कैसे उसे बताया गया था कि उसका मौजूदा परिवार सिन योंग के पास भी नहीं जा सकता। ये सब ठीक इन्हीं दोनों की शादी की वजह से हुआ था। सिन योंग श्याल, जो इस समय कार चला रहा था, उसने सबके विरोध के बावजूद एक सेलिब्रिटी से शादी करने का फैसला करके अपने पिता को बहुत नाराज कर दिया था, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उन्हें अपने रिश्ते को लीगल बनाना पड़ा। उसका बड़ा भाई, जो अब भी अपने गेम्स खेल रहा था, उसके जन्म के बाद ही उसका परिवार पूरी तरह सिन योंग से बाहर कर दिया गया था।
लेकिन एमसी हमेशा इस परिवार को असाधारण मानता था। जहां दूसरे भाई बहन कंपनी में थोड़ा सा भी ज्यादा हिस्सा पाने के लिए आपस में झगड़ते और लड़ते थे, उसके माता पिता इससे दूर रहते थे, सिर्फ अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हुए। तब उन्हें अपने ग्लासेस के पीछे से देखते हुए वो उनका सम्मान करता था। लेकिन अंत में वो उनके बेटे के शरीर में रीबॉर्न हुआ और अब एक सफेद कार में बैठा था। जल्द ही वे उस मैंशन पर पहुंचे जिसके एंट्रेंस पर गार्ड्स तैनात थे। दाजुन ने अनायास ही मुंह खोल दिया, मैंशन के ग्राउंड्स को देखकर हैरानी से। वो फिर से यहां आ गया था। ये मैंशन 3 विशाल एस्टेट्स से मिलकर बना था, जिनका क्षेत्रफल 35 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा था। ये एक विशाल कैसल था जिसमें 3 ऊपर के फ्लोर्स और 2 अंडरग्राउंड फ्लोर्स थे, 50 कार्स की पार्किंग और 380 मीटर लंबी फेंस के साथ। गार्ड्स ने एमसी के पिता को सल्यूट किया और उन्हें अंदर जाने दिया। इस समय दाजुन इस एस्टेट को एडमिरेशन से देख रहा था, याद करते हुए कि हेड की मौत और क्रिमेशन के बाद ये जगह योंग चियाल के एल्डेस्ट सन ने ले ली थी। यही वो जगह थी जहां उसने कंपनी ज्वाइन करने के बाद अपनी पहली जॉब में घास उखाड़ी थी। गार्ड्स के पास से गुजरते हुए दाजुन को याद आया कि वो यहां अपने माता पिता के दब्बू से भी ज्यादा बार आया था, और आज इसके अलावा योंग चियाल का बर्थडे भी था। एस्टेट्स में से एक के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। वे आपस में बातें कर रहे थे और मजे कर रहे थे। दाजुन अपने परिवार के साथ उस भीड़ की ओर बढ़ा। कुछ लोगों ने उनकी ओर ध्यान दिया और कुछ ने नाराजगी के साथ आए हुए परिवार के बारे में चर्चा शुरू कर दी। दाजुन उदासी से ये सब देख रहा था, ये समझते हुए कि आसपास क्या हो रहा है। उसने चारों ओर देखा, जबकि उसका परिवार भीड़ से होकर आगे बढ़ रहा था। फिर उसने देखना बंद कर दिया, ये समझते हुए कि सब जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार का कारण जानने की कोई जरूरत भी नहीं थी। जल्द ही वे सीढ़ियां चढ़कर एस्टेट के फ्रंट डोर के सामने खड़े हो गए। कमरे में प्रवेश करते ही एमसी के पिता ने सिर घुमाया और अंदर बैठे लोगों को अपने आने की सूचना दी। अंदर बैठे सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ उनकी ओर देखने लगे। पिता के भाइयों की ओर से आए अंकल्स और आंटीज ने उन्हें तिरस्कार से देखा। एक अंकल ने व्यंग में कहा कि वे आखिरकार आ ही गए। पिता की बहनों के अंकल और आंटीज ने कुछ नहीं कहा, बस घमंड से आए हुए परिवार को देखते रहे। एमसी के पिता के एक भाई ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराया। इस कमरे में मौजूद हर कोई कंपनी से ज्यादा पाने का सपना देख रहा था। पिता की बहन और उसका पति अपने भाई के परिवार को कुछ भी नहीं समझते थे। उनमें से हर कोई लालच का जीता जागता रूप था, बस अपने पेरेंट की मौत का इंतजार कर रहे थे। दाजुन गंभीर था, अपने नए रिलेटिव्स को देखते हुए। एमसी की आंटी तेज आवाज में चिल्लाईं, अपने भाई युंगी से पूछते हुए कि वो देर से क्यों आया और क्या उसकी आदतें अब भी उसकी वाइल्ड यूथ से बनी हुई हैं। दाजुन ने बिना कोई भाव दिखाए अपनी बहन से माफी मांगी। आंटी ने सिर हाथ पर टिकाते हुए चिढ़कर कहा कि ये अब भी उसे परेशान करता है। अचानक एमसी के दिमाग में एक बूढ़ी ब्लॉन्ड औरत की छवि उभरी, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो पहले ही 70 की थी, लेकिन लगातार बदलती रहती थी और दिखाने के लिए बहुत यंग लवर्स लाती थी। दाजुन ने हाथ से अपनी मुस्कान ढक ली, उस औरत के भयानक स्वभाव को याद करते हुए, जिसकी वजह से उसे बहुत सहना पड़ा था। अचानक आंटी ने यह देख लिया। भवें सिकोड़ते हुए दाजुन से पूछा कि क्या वो हंस रहा था। उसी समय भाई और उसकी पत्नी ने भी ये देखा। भाई की मुस्कान गायब हो गई और उसने युंगी को तिरस्कार से देखा। बाकी रिलेटिव्स ने भी आए हुए परिवार को कॉन्टेम्प्ट से देखा। दाजुन ने हाथ नीचे करते हुए कहा कि वो नहीं हंस रहा था। आंटी अचानक उछल पड़ी और चिल्लाने लगीं, लेकिन उसके बड़े भाई ने उन्हें बीच में रोक दिया। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए पूछा कि ठीक उसी समय जब वे सब इकट्ठा हुए हैं, उसने हंगामा करने का फैसला क्यों किया। वो खुद को शांत नहीं कर पाईं और चिल्लाते हुए बोलीं कि बच्चा सच में हंस रहा था। योंग चियाल की अचानक गूंजती आवाज ने दोनों को चुप करा दिया। उनके पिता ने पूछा कि उनके घर में चिल्लाने की हिम्मत किसने की। ग्रे सूट में खड़े योंग चियाल ने भौहें से कोड़ ली। भाई बहन डर से सिर झुकाकर नजरें चुराने लगे। योंग चियाल सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। पास बैठे भाई युंगी और उसकी पत्नी ने डर के मारे सिर झुका लिया। योंग चियाल कुछ और सीढ़ियां उतरी, लेकिन इतना ही काफी था कि योंग चियाल का एक और भाई डर के मारे सिर झुका ले और नजरें चुरा ले। सीढ़ियां उतरते हुए योंग चियाल ने आंखें बंद कर लीं। युंगी की बहन और उसका पति भी डर के मारे सिर झुका चुके थे, और सिर्फ युंगी, युंगी की पत्नी और एमसी ही बहुत ज्यादा नहीं डरे थे, हालांकि उन्होंने भी सिर झुका लिया था। एमसी के चेहरे से पसीने की एक बूंद बह निकली। वो अपनी कंपनी की जिंदा लेजेंड अपने दादा को देख रहा था। जो भी पहले बैठे थे सब खड़े हो गए और नीचे आते हुए पिता को झुककर प्रणाम किया। एक आदमी जिससे उसके अपने बच्चे तक डरते थे। एल्डेस्ट ब्रदर के चेहरे पर एक नस तक उभर आई।
उसका माथा सिकुड़ा हुआ था और उसके डर का स्रोत उसके पिता के पास मौजूद पैसा था। मिडिल सन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसके होंठ कांपने लगे। एक ऐसा भविष्य जिसमें उसे कुछ भी इनहेरिट नहीं मिलेगा या उसकी नेटवर्थ जो दूसरे एयर्स ले लेंगे, ये सोच उसे डरा रही थी। यंगर सन को डर था कि वो अपनी केबाल स्टेटस को बनाए नहीं रख पाएगा। बेटी ने नजरें फेर लीं। वो समझती थी कि ये सारे डर आपस में जुड़े हुए हैं और यही उनके पिता से डरने की असली वजह है। आखिरकार योंग चियाल सीढ़ियों से नीचे उतर आया। ये सफेद बाल वाला आदमी बेहद तनाव में था। उसके चेहरे की नसें साफ दिख रही थीं। उसे कभी आयरन हार्ट वाला आदमी कहा जाता था और वो अपने बच्चों को गुस्से से देख रहा था। सिर्फ एमसी ही अपने नए दादा को कुछ उत्सुकता से देख रहा था, एक ऐसे आदमी जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था। डोंगसो ने गहराई से झुकते हुए अपने पिता को उनके आने की जानकारी दी। योंग चियाल ने लड़की की ओर देखा और उसके चेहरे की नसें गायब हो गईं। डोंगसो का एल्डेस्ट सन बहुत डर गया और उसके पीछे छिप गया। योंग चियाल ने गुस्से से उसे देखा। एमसी की आंखें शौक से फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की शादी के समय उसका भाई पहले से ही उसकी मां के पेट में था, इसलिए दादा इस शादी के खिलाफ पूरी तरह जोर नहीं डाल सका और इसी वजह से वो अपने भाई के डर को भी समझ सकता था। कुछ पल बाद दाजुन ने चिंता करना बंद कर दिया और अपने दादा को घूरने लगा। दादा की पुतलियां तेजी से चमकने लगीं। वो उसे डराने की कोशिश करते हुए गुस्से से देख रहा था। दाजुन सिहर गया, तीव्र डर महसूस करते हुए। योंग चियाल ने मुड़कर अपने पोते को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। एमसी के होंठ कांप रहे थे, चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो डरा हुआ था, लेकिन एक पल बाद फिर भी उसने अपने दादा की ओर देखने की हिम्मत की। अचानक योंग चियाल जोर से मुस्कुराया और पूछा कि वे इतनी कम बार क्यों आते हैं जबकि वो उन्हें लगातार बुलाता है। दाजुन स्तब्ध होकर अपने दादा को देखने लगा। वो उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरा, कहते हुए कि वो उसे कुछ देना चाहता है। दादा की बात सुनते ही दाजुन का मुंह हैरानी से अपने आप खुल गया। युंगी की बहन ने गुस्से से दांत भींच लिए और बाकी लोग भी जो हो रहा था उससे बहुत हैरान थे। सिर्फ सबसे छोटा भाई ही इसे देखकर ज्यादा हैरान नहीं था। युंगी की दूसरी बहन ने भी दांत भींच लिए जब उसने देखा कि उसका पिता अपने पोते को कितना लाड प्यार कर रहा है। डोंगसो और युंगी खुद भी यांग चियाल के अपने बच्चे के प्रति इतने दयालु रवैये से हैरान थे। जब एमसी की आंखों में अपने दादा की छवि झलक रही थी, वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ उसी के प्रति इतना नरम क्यों है। यांग चियाल के बर्थडे के लिए मोमबत्तियों से सजा एक लग्जूरियस केक लाया गया। बूढ़े आदमी ने फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझा दी। जो लोग आए थे सबने ताली बजानी शुरू कर दी और उसे बधाइयां देने लगे। सबके चिल्लाकर बधाई देने पर बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बड़े बेटे और बेटी ने जोर से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए अपने पिता को बधाई दी। कुछ पोते पोतियां भी बड़ी मुस्कान के साथ अपने दादा के पास आए और उन्हें बधाई दी। युंगी ने मुस्कुराया नहीं, बस ताली बजाई। उसके बड़े बेटे ने नजरें झुका लीं और सिर्फ डेजुन ही था जो पूरी घटना को किसी दृढ़ निश्चय के साथ देख रहा था। जब उसने सुना कि एक औरत उसकी मां को ज्यादा खाना लाने का आदेश दे रही है तो उसने बगल की ओर देखा। उसकी मां नौकरानी की तरह शराब और ग्लास मेज तक ले जा रही थी। एमसी ने देखा कि चीजें पेश करते समय वो कितनी घबराई हुई थी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसकी मां ने हल्की मुस्कान नहीं छोड़ी। युंगी की एक बहन ने डोंगसो को तिरस्कार से देखा और उसे बर्फ के साथ ठंडा पानी लाने को कहा। इसके बाद भाइयों में से एक की पत्नी ने मेज पर रखे बर्तनों की ओर इशारा करते हुए डोंगसो को उन्हें हटाने का आदेश दिया। जब डोंगसो बर्तन हटा रही थी तो एक लड़की ने चिढ़कर उसे तेज चलने को कहा। फिर वो मुंह मोड़कर खुशी खुशी बातें करने लगी। डेजुन ने भौहें सिकोड़ ली इन सब लोगों को गुस्से से देखते हुए। उसने भीड़ को देखा और गुस्सा आया कि वे उसकी मां से काम करवा रहे थे, जबकि आसपास पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा सर्वेंट्स मौजूद थे। एक मेज साफ करने के बाद उसकी मां बर्तन उठा रही थी। एमसी ने उसकी ओर भौं उठाकर देखा। उसे याद आया कि कैसे उसने उसके जैकेट के बटन लगाए थे। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो ये काम उसे अच्छा लग रहा हो। डोंगसो की सुंदरता की वजह से एमसी के गाल अनायास लाल हो गए। डोंगसो ने डेजुन के गाल पर हाथ रखा। चेहरे पर मुस्कान के साथ मां ने प्यार से अपने बेटे को देखा और कहा कि उसका बेटा बहुत हैंडसम है। उस पल एमसी अपनी मां की सुंदरता से चकित रह गया। वो असामान्य था और इतने छोटे शरीर में जी रहा था, लेकिन डेजुन की मां से निकलने वाली गर्माहट की वजह से वो जल्दी ढल पाया। जब इस लड़की ने उसे धीमी होने के लिए डांटा तो डोंगसो ने तेजी से सिर घुमा लिया। ये सुनते ही डेजुन ने मुट्ठी भींच ली। उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। वो सब कुछ सहने की कोशिश कर रहा था, ये सोचते हुए कि एक दिन वो जरूर सुनिश्चित करेगा कि उसकी मां को सही सम्मान मिले। फिर एमसी ने सिर घुमाया और दूसरी ओर देखा।
दूर उसने अपने दादा को शराब पीते और मुस्कुराते हुए देखा। योंगचॉल ने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए मुस्कुराया। डेजुन ने भौहें सिकोड़ ली, ये समझते हुए कि शायद उसके माता पिता के प्रति दादा के न्यूट्रल रवैये की वजह से ही उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। अचानक एमसी को याद आया कि कैसे उसके दादा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा था कि क्या उसे दिया गया घोड़ा पसंद आया। उस पल डाजुन ने हैरानी से उस घोड़े को देखा था। वो नर्सरी के बीच खड़ा एक विशाल सफेद खिलौना घोड़ा था। डाजुन ने रुचि से उसे देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दादा ने उसकी इच्छा के कारण ये गिफ्ट तैयार किया है। फिर एमसी ने उस लड़की की ओर देखा, कुछ पूछने का फैसला करते हुए। वो आंख मिचकाकर मुस्कुराया। जब दादा ने आंखें खोली तो डाजुन ने सुझाव दिया कि शायद वो अपने बेटे को घर से निकालने की वजह से गिल्ट फील कर रहे थे। अपने क्रूर दादा और डरे हुए भाई की तस्वीरें याद करते हुए डेजुन ने अंदाजा लगाया कि योंगचॉल शायद उसके प्रति दयालु होकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। फिर वो दृढ़ हो गया, ये देखने का फैसला करते हुए कि उसका दादा कब तक दयालु रहेगा। हल्की मुस्कान के साथ डाजुन ने अपने दादा की ओर देखा। इसके बाद एमसी ने मासूम चेहरे के साथ दादा को देखते हुए कहा कि उसे प्लास्टिक घोड़े से ज्यादा असली घोड़ा पसंद है। योंगचॉल ये सुनकर चौंक गया। फिर एमसी ने खिलौनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे टॉय कार से ज्यादा असली कार पसंद है और वो एक असली नाव भी चाहता है जो समुद्र में तैर सके, न कि छोटे बाथरूम में खेलने वाली। इस लड़के की बातें योंगचॉल को बुरी तरह चौंका गईं। वो मुस्कुराना तक भूल गया। डेजुन घबरा गया। उसे नहीं पता था कि वो हद से आगे निकल गया है या नहीं। भौहें सिकोड़ते हुए योंगचॉल ने अपने पोते से पूछा कि उसके हिसाब से असली क्या होता है। एमसी तुरंत संभल गया, मुस्कुराया और अपने दादा को जवाब दिया, कहते हुए कि उसके दादा द्वारा बनाई गई चीजें ही असली हैं, क्योंकि वही असली कार्स, शिप्स और टेलीविजन बनाते हैं। उसके पोते के शब्दों ने बूढ़े योंगचॉल को बहुत चौंका दिया। वो घुटनों पर हाथ रखकर झुक गया। उसकी आंखें ध्यान से एमसी को देखने लगी। योंगचॉल को देखते हुए डेजुन सोच रहा था कि उसने टेस्ट पास किया या नहीं और दादा ने उसकी बातों को कैसे लिया। झुके हुए योंगचॉल ने होंठ खोले और अपने पोते से कहा कि जिन असली चीजों की उसने बात की है उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत भयानक काम करने पड़ते हैं और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसे ये सब सहने की जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर एमसी अपने दादा की बातों पर हंस रहा था, हालांकि उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। डाजुन वही था जिसने सब कुछ सहा, सारे भयानक काम किए और फिर पूरी तरह मर गया। ऐसे शब्द अब उसे डरा नहीं सकते थे। योंगचॉल सीधा होने लगा और एमसी के लिए अपना प्रस्ताव रखने लगा। चेहरे पर मुस्कान के साथ योंगचॉल ने कहा कि अगर वो इस साल सभी सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंट मार्क्स लाए तो उसके बर्थडे पर वो उसे एक असली घोड़ा खरीद कर देगा। ये सुनकर एमसी की आंखें शौक से फैल गईं। वो लोकल होने के बावजूद एक काफी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था और जिसने ज्ञान के लिए नींद तक कुर्बान कर दी थी, उसके सामने एलिमेंट्री स्कूल में सभी सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंट होने की शर्त रखी जा रही थी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर आह भरी और पूछा कि एमसी को खुद पर इतना विश्वास क्यों नहीं है। एमसी के चेहरे पर एक ग्रिन फैल गया। वो सच में श्योर नहीं था, बस इतना जानता था कि उसे आसानी से सब नहीं मिलता। हंसते हुए उसने अपने दादा से पूछा, जिसने सीने पर हाथ बांधे रखे थे, कि क्या बस इतना ही करना है। दादा ने जवाब दिया कि वो उसका इंतजार करेगा। योंगचॉल अपने पोते को देखते हुए चुपचाप मुस्कुराया। एमसी ने भी अपने दादा की ओर मुस्कान के साथ देखा। घटनाएं वर्तमान में लौटी और भौएं चढ़ाए एमसी ने सोचा कि वो सब कुछ थोड़ा बदल देगा। अचानक एक सूट पहने आदमी ने उसे, उसके भाई और दूसरे बच्चों को पुकारा और उनके पीछे चलने को कहा। वो यंजुन था। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसने बच्चों से कहा कि दादा ने उन्हें प्ले रूम ले जाने का आदेश दिया है। एमसी ने उस आदमी को देखते ही गुस्से से आंखें फैला ली। उसे झील के किनारे गोली मारे जाने का पल याद आया और ये भी कि कैसे वो यंजुन के सामने खड़ा था जो उस समय उसका बॉस बन चुका था, और कैसे उसने हंसते हुए कहा था कि वो अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं करता, लेकिन वो एक्सेप्शन है। वही था जिसने एमसी को मारने का आदेश दिया था। जब बाकी बच्चे मुस्कुराते हुए यंजुन के पीछे चल दिए, एमसी और उसका भाई एक तरफ खड़े रहे। इनसाइड का डेजुन गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन एमसी ने खुद को काबू करते हुए अपनी भावनाएं ज्यादा जाहिर नहीं की। अब वो यॉन ह्यून नहीं बल्कि डेजुन था और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही बच्चे उस कमरे में पहुंचे जहां यांग चियाल द्वारा एमसी को दिया गया सफेद घोड़ा रखा था। कांगजुन ने डेजुन को धक्का दिया और चेहरे पर मुस्कान लिए आगे दौड़ गया। वो उस पर चढ़ गया और दूसरों का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। जब बाकी बच्चे कांगजुन के साथ मस्ती कर रहे थे, डाजुन और उसका भाई उदासी से दरवाजे के पास खड़े रहे। डेजुन ने भौएं सिकोड़ ली और गुस्सा महसूस किया। उसके भाई ने उसकी भिजी हुई मुट्ठी को छूकर उसे शांत करने की कोशिश की। एमसी ने हैरानी से अपने भाई को देखा। उसके चेहरे को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो इस सब का आदी हो चुका है। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा परिवार ही कब का इसका आदी बन चुका था। डेजुन के चेहरे पर एक स्मर्क आ गई। उसने तय कर लिया कि अब वो ऐसा व्यवहार सहन नहीं करेगा। सांजुन हैरान था जब उसका भाई आगे बढ़ा। हाथ जेब में डाले एमसी उस घोड़े के सामने खड़ा हो गया जिस पर कांगजुन बैठा था, ये सोचते हुए कि अब उसके साथ क्या किया जाए। उसने कांगजुन की ओर देखा, पहले उसे ये सिखाने का कि आगे से बदतमीजी न करे ताकि अपने दादा पर गहरी छाप छोड़ सके। कांगजुन को कुछ पता नहीं था।
वो खुश था और मुस्कुरा रहा था। जब एमसी ने घोड़े को अपना कहा तो कांगजुन ने उसकी ओर नजर डाली। बिना किसी भाव के एमसी ने कांगजुन को घोड़े से उतरने के लिए कहा क्योंकि वो उसका घोड़ा था। चौड़ी मुस्कान के साथ कांगजुन ने कहा कि वो वही करेगा जो वो चाहता है। पास खड़े बाकी बच्चे एमसी पर हंसने लगे। देजुन ने बिना कुछ कहे अपना पैर उठाना शुरू किया। एक पल बाद उसने घोड़े के पिछले हिस्से पर लात मारी, जिससे उस पर बैठा कांगजुन डर गया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी दाजुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कांगजुन एमसी को देखकर बहुत डर गया था। दूसरे बच्चे भी बहुत डर गए और उन्होंने हंसना बंद कर दिया। सांगजुन अपने भाई की हरकत से हैरान था। घोड़ा और कांगजुन फर्श पर गिर पड़े। कांगजुन, जिसका पैर घोड़े के नीचे दब गया था, दर्द के मारे चीखने और रोने लगा। बच्चों में से एक चिल्लाया कि वो बड़ों को बुलाएगा। कांगजुन अपने पैर के दर्द की शिकायत करते हुए रो रहा था। दाजुन उस रोते हुए लड़के के पास गया और उसे आवाज दी। उसके सामने खड़े होकर दाजुन ने उससे कहा कि अब से उसकी चीजों को हाथ न लगाए। कांगजुन ने दांत पीसते हुए देजुन की ओर देखा और रोता रहा। तभी दाजुन ने एक महिला की चीख सुनी जो कांगजुन को पुकार रही थी। जब उसकी मां दौड़कर आई तो कांगजुन ने अपने हाथ फैला दिए और शिकायत करने लगा। अन्य महिलाएं जिनके बच्चे कमरे में खेल रहे थे वे भी अंदर आईं और जो हो रहा था उसे देखकर हैरान रह गईं। एक कर्मचारी ने घोड़े को उठाया और कांगजुन की मां ने उसे अपना पैर बाहर निकालने में मदद की और उसे अपनी गोद में ले लिया। इस समय दाजुन ने अपनी मां की ओर देखा, जिन्होंने बड़े आश्चर्य में अपना मुंह ढक रखा था। एक पल बाद उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्हें आंख मारी। अचानक एक महिला की हथेली एमसी की ओर बढ़ी। एक सेकंड बाद दाजुन के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया गया। कांगजुन की गुस्से से भरी मां ने उससे पूछा कि क्या वो ऐसी हरकत करने के लिए पागल हो गया है। एक पल बाद दांत पीसते हुए उसने एमसी को फिर से मारा। लेकिन दूसरा थप्पड़ खाने के बाद भी दाजुन को न तो गुस्सा आया और न ही उसके चेहरे पर कोई भाव आए। गालियां देने के बाद भी शांत न होकर कांगजुन की मां ने फिर से हाथ उठाया और प्रहार करने का फैसला किया। लेकिन डोंगसो ने अपने शरीर से अपने बच्चे को ढक लिया और उसे चोट से बचा लिया। उसने उसे जोर से गले लगाया और वो बुरी तरह कांप रही थी। कांगजुन की मां ने उसे तुरंत दाजुन को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन डोंगसो ने विरोध किया और उससे माफी मांगने लगी। दाजुन, जिसे उसकी मां ने गले लगा रखा था, बहुत हैरान था। मां ने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कांगजुन की मां के माथे पर नसें उभर आईं और उसने दांत पीस लिए। जब उसने मारने के लिए हाथ उठाया तो यांगचेल की तीखी आवाज ने उसे रोक दिया, जिससे सभी महिलाओं का ध्यान प्रवेश द्वार की ओर गया। वो तेजी से मुड़ी और उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। यांगचेल दरवाजे पर खड़ा था, जिसे देखकर सब दंग रह गए। कांगजुन की मां ने हिचकिचाते हुए उससे बात की, लेकिन यांगचेल या उसकी एक न सुनी और उसे सब कुछ बंद करने और अपने बेटे को अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। कांगजुन की मां ने उसे उठाया और ले गई। यांगचेल ने अपने पोते की ओर देखा और उस महिला के अपने बेटे को लेकर बाहर जाने का इंतजार किया। दाजुन ने अपने दादा की ओर देखा, जबकि डोंगसो ने उसे गले लगाना बंद कर दिया और उसे जांचने लगी। त्योरियां चढ़ाते हुए यांगचेल ने दाजुन के अलावा सभी को बाहर जाने का आदेश दिया। थोड़ी घबराई हुई डोंगसो ने अपने बेटे को कंधों से पकड़ा और उसके चेहरे की ओर देखा। दाजुन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए कहा कि वे बाद में मिलेंगे। सिर झुकाकर एमसी की मां यांगचेल के पास से गुजरी। जब वो उसके पास से गुजरी तो उसने सावधानी से उसकी पीठ की ओर देखा। जब वे अकेले थे तो दादा ने अपने पोते से पूछा कि क्या ये उसने किया है। दाजुन ने अपने दादा की ओर देखा और इसकी पुष्टि कर दी। भौंते हुए यांगचेल ने उससे पूछा कि उसने इतना खतरनाक काम क्यों किया। घोड़े की ओर देखते हुए दाजुन ने उन्हें याद दिलाया कि ये उसका घोड़ा था जो उसके दादा का उपहार था। अपने पोते की बातें सुनकर यांगचेल की आंखें फटी की फटी रह गईं। दाजुन ने कहा कि कांगजुन इसे छीनना चाहता था, इसलिए उसने घोड़ा तोड़ दिया क्योंकि वो चाहता था कि इसे उसके अलावा कोई और न ले पाए। थोड़े गुस्से में यांगचेल ने एमसी से पूछा कि क्या वो इसे देना नहीं चाहता था। एमसी ने फिर से अपने दादा की ओर देखते हुए इसकी पुष्टि कर दी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और सोचा कि यांगचेल कैसी प्रतिक्रिया देंगे। दादा के होठों पर मुस्कान फैल गई। उनका गुस्सा शांत हो गया और वे मुस्कुराते हुए अपने पोते को देखने लगे। ये देखकर दाजुन ने मन ही मन पुष्टि कर ली कि यांगचेल को ये क्रूरता पसंद आएगी। एक साम्राज्य के नेता की क्रूरता जो जमीन का 1 इंच भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि बाहरी खतरे के साथ युद्ध में ये एक आवश्यकता होगी। लेकिन एक पल बाद यांगचेल ने मुस्कुराना बंद कर दिया और कहा कि भले ही उसका इरादा अपने भाई को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अंत में उसे चोट लगी है, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। दाजुन ने सजा की सहमति में अपना सिर झुका लिया। यांगचेल मुड़े और अपने पोते को अपने पीछे आने को कहा। दाजुन सिर झुकाए खड़ा रहा। एक सेकंड बाद वो मुस्कुराया और उनके पीछे देखा। जल्द ही एमसी को गहरा सदमा लगा जब उसने कार्यालय में प्रवेश किया। उसके दादा मुख्य मेज की ओर चले गए, जबकि बाकी कंपनी लंबी मेज पर अपनी सीटों पर बैठी थी। दाजुन हैरानी में अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि सिन्यांग मुख्यालय की 27वीं मंजिल पर अध्यक्ष का कार्यालय अभी भी एक आधिकारिक कार्यालय था। मेज के एक तरफ बैठे लोगों को देखकर एमसी को समझ आया कि वास्तव में सभी निर्णय यहीं लिए जाते थे। उसने दूसरी तरफ बैठे लोगों का अध्ययन किया। फिर उसने योंजुन पर नजर डाली और महसूस किया कि ये एक ऐसी जगह थी जहां केवल अमीर ही जा सकते थे। यांगचेल ने अपनी मेज पर बैठते ही हाथ बांध लिए।
वे शाखा अध्यक्ष थे जो परिवार और कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। वहां मौजूद सभी लोगों को देखकर यांगचियल ने एक अदृश्य दबाव महसूस कराया। प्रवेश द्वार पर निश्चल खड़े दाजुन चकित थे। हालांकि वे पास्ट में 10 साल से अधिक समय तक सिन्यांग के सदस्य रहे थे और अनगिनत बार इस हवेली में आए थे। वे कभी यांगचियल के कार्यालय में प्रवेश नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वे आखिरकार यहाँ थे। दाजुन यांगचियल के पीछे घुटनों के बल बैठ गया। वो थोड़ा झुका और अपने दादा की तरह वहां मौजूद सभी लोगों को देखने लगा। दाजुन बहुत तनाव में था, हालांकि उसने इसे ना दिखाने की कोशिश की। उसने अपना पूरा ध्यान योंजुन की ओर लगाया। वो लड़का अपने चाचा का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते 20 साल की उम्र में हिचकिचाते हुए योंगी की जगह पर बैठा था। उसे देखकर एमसी को एहसास हुआ कि योंजुन को पहले ही उत्तराधिकारी की भूमिका के लिए नियुक्त कर दिया गया था। यांगचियल ने बोलना शुरू किया और लोगों को अपने विचार और भविष्य के बारे में बताने का आदेश दिया। निदेशकों में से एक ने यांगचियल से कहा कि वर्तमान राष्ट्रपति बहुत जिद्दी हैं और भले ही उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, फिर भी वो हार नहीं मानेंगे। यांगचियल ने उनसे पूछा कि अगर वर्तमान राष्ट्रपति जिद्दी हैं तो क्या होगा। आगे यांगचियल ने निदेशक से पूछा कि क्या राष्ट्रपति अपनी सेना भर्ती कर सकते हैं। उसने कंपनी के अध्यक्ष की ओर देखा और इस संभावना की पुष्टि कर दी। यांगचियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगे। शाखा निदेशक समस्या के विभिन्न समाधानों पर चर्चा करने लगे। दाजुन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे किस समय की बात कर रहे हैं, किस तरह की सेना की बात कर रहे हैं। क्या वे देश के बारे में बात कर रहे थे, न कि कंपनी के प्रबंधन के बारे में। निदेशकों में से एक ने राष्ट्रपति से कहा कि उन्हें अन्य तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज देश भर से 10 लाख से अधिक लोग थे और अगर सेना भी जुड़ गई तो शायद 20 लाख। यांगचियल ने आश्चर्य में अपनी आंखें थोड़ी खोली और निदेशक से पूछा कि क्या लोग हथियारों से डरते हैं। विरोध के दृश्य की कल्पना करते हुए निदेशक ने कहा कि अगर वे लोगों को शांत कर सकते हैं तो वे फिर से डरेंगे, लेकिन अगर सेना मदद के लिए आती है तो विरोध और विद्रोह केवल शुरुआत होगी। गुस्से में यांगचियल चिल्लाया और निदेशक से पूछा कि उनका इससे क्या मतलब है। क्या वे सरकार के गिरने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि अगले साल का राष्ट्रपति विपक्ष से होगा? अपना चश्मा ठीक करते हुए एक निदेशक ने कहा कि यह संभव है। यांगचियल ने मुक्के से मेज पर प्रहार किया। सभी निदेशक अचानक चुप हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक क्रोधित यांगचियल चिल्लाया कि निश्चित रूप से यह संभव है, लेकिन यह दूसरी तरफ से भी हो सकता है। सभी ने अपना सिर झुकाया और एक साथ अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। डर के मारे यांगचियल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए जब राष्ट्रपति ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लाइन में खड़ा करने की जरूरत है ताकि वे बात करना शुरू कर सकें। वो डर के मारे मूर्खतापूर्ण तरीके से सहमत हो गया। अपने पिता को चिड़चिड़ाहट से देखते हुए यांगचियल ने अपने पिता से पूछा कि पहले कौन होगा। वो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था और अपने पिता की ओर देख रहा था। एक पल बाद उसने योंजुन के साथ अपना सिर झुका दिया। दाजिन ने इन दोनों को घूर कर देखा जिन्होंने सब कुछ उसी पर डाल दिया था और यहां तक कि उसकी हत्या का आदेश भी दिया था। यांगचियल ने अपने हाथ उठाए और अपने पिता से कहा कि सरकार नहीं गिरेगी और उत्तराधिकारी पहले से ही ज्ञात है और ये प्रदर्शन नई सरकार के बनने के 7 साल बाद से चल रहे हैं, लेकिन अब इसने बस एक गंभीर रूप ले लिया है। सामने बैठे भाई अपने बड़े भाई से सहमत थे। अन्य निदेशकों ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। एमसी जो घुटनों के बल बैठा था उसे सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि 3 दिनों में राष्ट्रपति का आत्मसमर्पण का बयान आने वाला था और उस समय तक ब्लू हाउस बनना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सिन्यांग को ये जानकारी नहीं थी। निदेशक आपस में घृणा से बात कर रहे थे। कुछ एक दूसरे के करीब आए और जो हो रहा था उस पर गर्मागर्मी से चर्चा करने लगे। देजुन ने उदासी से एक तरफ से देखा और महसूस किया कि हर कोई बस इस बारे में बात कर रहा था कि किसके पीछे कौन है। अपने समय के दौरान हुई मीटिंगों को याद करते हुए एमसी ने बदलाव का जवाब देने के लिए रणनीति के विकास को देखने की उम्मीद की थी। भविष्यवाणियां की दुनिया और समाज समग्र रूप से कैसे विकसित होगा, शहर कैसे बदलेगा, या कम से कम उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी जो सामान्य कार्यालय कर्मचारियों ने नहीं सोची होगी। एमसी ने निराशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। यांगचियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सभी को जाने और ध्यान से सुनने और जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। निदेशक अपनी सीटों से उठे और उन्हें झुककर प्रणाम किया। दाजुन ने उदासी से सभी को बाहर जाते हुए देखा। वे सभी अंत तक इस बात पर बहस करते रहे कि किसके पीछे कौन है। जब लादा ने उसे पुकारा तो एमसी ने उनकी ओर देखा और उसे खड़े होने की अनुमति दे दी गई। उसने अपने पोते की ओर देखने के लिए अपनी कुर्सी घुमाई। देजुन लड़खड़ाया और मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। उसने अपने पैरों की ओर देखा और अलमारी पर हाथ रखकर सहारा लिया। वो बहुत देर तक घुटनों के बल बैठा रहा था, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। एमसी यांगचियल की बातें सुनकर मुस्कुराया। वास्तव में वो बस सुन रहा था और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि समय कैसे बीत गया और उसे अपने पैरों में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बाद यांगचियल थोड़े गंभीर हो गए और एमसी से पूछा कि वो इतने नाटकीय रूप से क्यों बदल गया। दाजुन को अचानक एहसास हुआ कि उसके दादा आमतौर पर शर्मीले और शांत रहने वाले देजुन में आए बदलाव को देखे बिना नहीं रह सकते। यांगचियल का मुंह आश्चर्य से खुल गया जब एमसी ने उनसे कहा कि अब वो इसे और सहन नहीं करेगा।
अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए एमसी ने कहा कि अपने निष्क्रिय परिवार के कारण उसे इसे सहन करना पड़ा, लेकिन अब वो इतना गुस्से में है कि वो अब खुद को नहीं रोक सकता। यांगचियल अपने पोते को घूर कर देखते रहे जिसने अपना सिर झुका रखा था।